हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, दैट इज़ फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। सो आप जल्दी से जल्दी वीडियोस को देखिए, समझिए, और जो मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का, उसे भी ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, कारक हैं, जो डेवलपमेंट में, विकास में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास इस चैप्टर में। एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ डज सस्टेनेबिलिटी मैटर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें वो एक्सप्लेन और डिफरेंशिएट करना है उन दोनों में, और डिफरेंशिएट मतलब दोनों में हमें अंतर करना है। किस किस में? इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि उसका ग्रोथ कैसे होती है हमारी इकोनॉमी की, और हमारे इकोनॉमी का पूरा एज ए होल विकास कैसे होता है और बढ़ोतरी कैसे होती है। हाउ डज सस्टेनेबिलिटी मैटर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब मैं आपको लास्ट में भी डिफाइन लिखवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप एज ए शॉर्ट समझ लीजिए कि हमें उसे सस्टेन रखना है, उसे मेंटेन रखना है, उन रिसोर्सेज को, जो कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ, उसका फल उठा सके। हमें उस रिसोर्सेज को एक तरह से जिंदा रखना है। ठीक है, कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी आगे, वो भी उस चीज़ को पूरी तरह से लाभ उसका उठा सके। तो कैसे सस्टेनेबिलिटी मैटर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये तो था कि एक तरह से क्वेश्चन हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे वो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर आपको बना के दे सकता है। इन व्हाट रिस्पेक्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, आपको सीधा सीधा इनडायरेक्टली पूछ लिया, मतलब इन जो भी ये क्वेश्चन और करके अभी मैं आपको 2-3 इसी में बताऊंगी, तो सबके आंसर्स एक ही है। इनको घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, जिस तरह मर्जी पूछ लिया जाए, आपको सेम मैनर में इसको आंसर करना है। ठीक है, इट डजंट इफेक्ट ऑन योर आंसर एट ऑल। सो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको ये सिर्फ आप रीड आउट कर लेंगे, समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और इस बार तो SOL NC वेब के ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट में तो पूरा ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी ऊपर से पढ़ नहीं लेना कि चलो ठीक है देख लेंगे, या फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम देख लेंगे। कॉन्सेप्ट आप पहले से ही अपने स्ट्रॉन्ग करके रखिए, तभी ओपन एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इस तरह का क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब खाली इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ना लाते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही बात कर ली, तो देखिए आंसर्स आप अपनी तरफ से भी उसको शॉर्ट या उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इन चारों में से जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये आंसर आपने देखे होंगे, तो आप अपने समझ के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आंसर में भी देख पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ है, तो आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर जो इसके नेक्स्ट पेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, फिर आप वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि आपको क्या लिखना है, किस बारे में क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादा फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बोल दिया था कि आपको ऐसे एज इट इज़ लिखना है आंसर, बट देखना होगा कि क्वेश्चन पहले पूछ किस बारे में रहा है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ बात ही नहीं कही है, और ये जो और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ही बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है, और एक और करके इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही डिस्टिंग्विश करना है, तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन से सिमिलर है, ये पार्ट से सिमिलर है। तो इसके आंसर हम कैसे देंगे, अब हम यहाँ से अपना आंसर शुरू करते हैं। आंसर है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का है, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड और ये फोर्थ पार्ट में दे रखा है इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, तो हमें यहाँ से अपना आंसर शुरू करना है। इट रेफर्स टू एन increase in the country's real national and per capita income sustained over a long period of time
द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीज इन द इनकम कैन कम ओनली थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव। देखिए अब इसको इस आंसर में क्या कह रहा है कि हमारे जो कंट्रीज के रियल नेशनल और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आता है। हर व्यक्ति की पर पर्सन की जो एक साल की कमाई होती है, इनकम होती है, उसमें जो भी इंक्रीमेंट आता है सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो उस इनकम पे वो जितना भी कमाता है, रियल नेशनल इनकम उसकी जितनी होती है, वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके ऊपर सर्वाइव कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसी के बारे में बताता है कि इंक्रीज हो रहा है हमारा कंट्रीज रियल नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। कंट्री का एज ए होल नेशनल इनकम देखेंगे और पर कैपिटल इनकम देखेंगे, सस्टेन करा जा सकता है लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो हम उसे इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन देंगे। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीज इन इनकम कैन कम ओनली थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसके आगे कैपेसिटी है, नेक्स्ट पेज करूँगी तो आपको दिखाई दे देगा। इसमें बोला गया है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीज इन इनकम कैन कम ओनली थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखिए अब अगर हम लॉन्ग पीरियड तक हम सस्टेन करना चाहते हैं अपनी इनकम के थ्रू, मतलब उसी इनकम पे जितना हमने कमाया है, हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसमें सर्वाइव करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कमानी होगी। वैसे तो है नहीं कि कोई व्यक्ति है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत कम है, तो एज ए रिजल्ट जितनी उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी उतना ही वो कमाएगा, और उतना कमाएगा तो थोड़ी इनकम में उसका गुजारा तो नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतना नहीं बढ़ेगा अगर इनकम हमारी थोड़ी होगी। तो हमारी सबसे पहली बात कि अगर हमें सस्टेन करना है और अपनी इनकम बढ़ानी है, ठीक है, और उसी पे सस्टेन करना है बढ़ी हुई इनकम पे, तो हमें सबसे पहले अपनी प्रोडक्टिव, हम जितना हमारे प्रोडक्टिव मतलब जितनी हम क्षमता रखते हैं उससे हमें बढ़ाना होगा। प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमें कमाने की जो हमारी क्षमता है हमें उसे सबसे पहले बढ़ाना होगा, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो ये तो थी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वाइडर इन स्कोप एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी मात्रा में उससे ज़्यादा वाइडर टर्म है, बड़ी टर्म है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम इसको कहेंगे कि बहुत छोटा पार्ट है उसका, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए होल हम देखते हैं तो डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ से। It signifies growth plus progressive change in certain crucial variables which determine well-being of the people। देखिए मैंने कहा कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक यहाँ से फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि ग्रोथ होती है उसमें प्लस कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ एक क्रूशियल वेरिएबल होते हैं जो हमें पता लगाते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक कैसे रह रहे हैं, वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। एक तो उनका ग्रोथ बताएंगे डेवलपमेंट में, प्लस उनका वेलबींग, वो कितने ठीक हैं, हर एक लोगों का डेटा उसमें कलेक्ट होगा कि कैसे कैसे लोग एक बड़े स्तर पे, किसी एक का नहीं होगा सबका होगा, तो कैसे लोग जो हैं ठीक, कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है, लाइफ ऑफ लिविंग उनकी क्या है, प्लस ग्रोथ क्या है। तो इन दोनों को मिला के हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिटर्मिनेशन होगा। चलिए अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंशिएट करने में। हमने अभी पीछे देखा कि उसमें एक क्वेश्चन भी था कि जिसमें हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर डिफरेंशिएट करना था, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस हमें बताना था। तो अब ये हमारे डिफरेंस का टाइम इस क्वेश्चन में ये रहा, टेबल ये रहा। अब इसको आपने ऐसे ही टेबल बना के डिफरेंशिएट करना है इसी सेम फॉर्मेट में, ठीक है। 2 साइडेड टेबल आप ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे ही आपको कॉलम्स बनाने हैं और आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट पॉइंट्स में करना है, ठीक है। तो ये टेबल बनाने के, ये चार्ट बनाने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इसे एज ए फॉर्मेट में ना बना के, वैसे दूसरे आंसरेबल फॉर्म में भी आप इसको आंसर करेंगे सेंटेंस फॉर्म्स में तो भी ठीक है, लेकिन बट ऐसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है आंसर, ठीक है। एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि ऐसे आपने टेबल में प्रेजेंट किया है, ही और शी कैन फाइंड ईजिली अट्रैक्टिव दैट
कि आपने इसको ऐसे प्रेजेंटेबल वे में आंसर किया और उसे अच्छा इजीली समझ में भी आता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, किस किस पॉइंट्स को आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से पहले हम बात करते हैं। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे इन्होंने PCY से डिनोट किया, ये आप ब्रैकेट में ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। तो लॉन्ग टर्म इंक्रीज जब हमारी होती है, लंबे समय के टाइम व्यूज को लेकर अगर हम इंक्रीज की बात करें तो हमारा ग्रोथ माना जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है कि लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए हमारा ग्रोथ हो गया है इकोनॉमी में। ठीक है, और अगर रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आता है तब हमारा लॉन्ग टर्म इंक्रीज होता है, ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है। PCY रियल पर कैपिटा इनकम, PCY बढ़ेगा तो हमारा GDP बढ़ेगा। GDP हमारे पास होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें जो भी हमारे जैसे इंडिया है तो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो भी हमने अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू सारी लग के जो हमारे पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की प्लस जो भी हमने अपना टैक्सेशन वगैरह करना है, जितना हमने चार्ज करना है, जो भी हमारी फाइनल वैल्यू बनती है GDP, ये हमने 11th क्लास में भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे GDP NNP के। तो जो भी हमारी फाइनल वैल्यू बनती है गुड्स एंड सर्विसेज के डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर ही हमारे, ठीक है, तो वो हमें GDP कहलाती है। तो PCY यानी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो GDP भी इंक्रीज होगा, और GDP इंक्रीज होगा तो NNP भी इंक्रीज होगा। NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा मॉनेटरी वैल्यू होता है फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि कंट्री के सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब कंट्री के सिटीजन्स की बात हो रही है और यहाँ पे डोमेस्टिक बाउंड्रीज की बात हो रही है GDP में। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आप याद रखिएगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में इंडियन का सिटीजन होना ज़रूरी है, लेकिन डोमेस्टिक बाउंड्रीज या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन ओवरसीज़ में हो, ठीक है, बाहर के देश में हो या फिर कहीं और भी, जैसे अगर वो शिप से ट्रैवल वगैरह करता रहता है, उसका बाकी कंट्रीज़ में उसका वो काम है, ठीक है ना, तो वो भी NNP का उसका माना जाएगा, वो भी उसी में NNP में काउंट होगा। तो उसकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एज ए इंडिया ही देखी जाएगी। ठीक है, उसको हम बाहर का सिटीजन या उसको हम ऐसे घोषित नहीं करेंगे। तो PCY इंक्रीज होगा, रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो हमारा GDP भी इंक्रीज होगा, NNP भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का फर्स्ट पॉइंट था कि इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज होता है पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, लंबे टाइम के लिए हम उसे सस्टेन कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। यहाँ पे तो सिर्फ रियल पर कैपिटा इनकम की बात की है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखिए तो लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। देखिए वेलफेयर यानी लोगों का भला, लाइफ ऑफ लिविंग भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लोगों की लाइफ ऑफ लिविंग बहुत अच्छी हो तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, उनका लो लाइफ ऑफ लिविंग नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस वेलफेयर देखेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनेगा। वेलफेयर इज मेजर्ड बाय रिडक्शन इन पॉवर्टी, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वेलफेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि वेलफेयर से हमारा मतलब ये है कि जब हमारी गरीबी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए, कम हो जाए, रिडक्शन हो जाए उसमें, और रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, पहले से बहुत ज़्यादा गरीबी कम हो जाए और पहले से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, तो हमारा आएगा वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इलिटरेसी एंड रिडक्शन इन डिजीजेस। जो भी जितने भी लोग, हमारा जो अनपढ़ता दर है वो हमारा कम हो जाएगा, बहुत तरह से बहुत कम हो जाएगा। और जो जितनी भी बीमारियां हमारे कंट्रीज़ में होती हैं, डिजीज़ बीमारी जितनी भी होती हैं वो कम हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि हमारा देश जो है वेलफेयर की ओर बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम देखेंगे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस वेलफेयर देखेंगे, तभी हम मानेंगे कि हमारा एट बड़े रीजन में, बड़े पैमाने में हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें तो हमारा होता है इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब।
सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट मेजर्ड बाय इंक्रीज इन जीडीपी, एनएनपी, पीसीवाई एटसेट्रा। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब वी काउंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन नंबर्स, ठीक है। एज ए परसेंटेज देखें कि 58%, 67%, तो एक तरह से हम कहेंगे कि क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। वी ओनली काउंट इन, वी ओनली मेजर्ड इन नंबर्स। हम यहाँ पे कोई भी ऐसे बात नहीं करते कि कितना अच्छा बढ़ गया है, वेरी गुड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे हम बात नहीं करते। वी टॉक इन परसेंटेजेस, ठीक है। वी काउंट इन नंबर्स, एक स्टैट्स होता है एक पूरा प्रॉपर। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा, और पीसीवाई रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होगा, तो हम मानेंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और एक एज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट मेजर्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI से। देखिए अब यहाँ पे HDI हमने पहले भी पढ़ा होगा अपनी पिछले क्लासेस में कि पुरानी क्लासेस में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो हमने कई बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम कॉन्सेप्ट सुना है। तो ये हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कंसेप्ट की डेवलपमेंट में। यहाँ पे वी रियरली काउंट इन नंबर्स एंड परसेंटेजेस, वी मोस्टली इन द we all depend on the concepts like human development index, physical quality of life index, human poverty index etc which measures welfare। तो ये जो वेलफेयर की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी, जो वेलफेयर को मेजर करती हैं, हम उसके उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं ये। क्वालिटेटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटेटिव ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये हमारा शायद आगे भी है हमारे कॉन्सेप्ट, तो हम उसमें एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छी तरह से कर देंगे। बट आपको अभी के लिए डिफरेंशिएशन के लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और HDI का कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक्सेट्रा, जिसका जो क्या मेजर करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, वेलफेयर मेजर करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर हम देखें बात करें तो इट इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, नंबर ऑफ पुअर पीपल में स्टिल राइज इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट जो है इग्नोर करता है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि हमने ये तो बात की कि रियल पर कैपिटल इनकम में इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मिस करता है यहाँ पे, वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि इनकम का सही तरह से बंटवारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो रिच पीपल है उनको तो इनकम बढ़ रही है, उनकी तो इनकम बढ़ रही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो क्या होता है कि गरीब लोग जो है और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, तो ये जो है इग्नोर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट, ये इनकम बांटता नहीं है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, नंबर ऑफ पुअर पीपल में स्टिल राइज इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। गरीबी बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। हम अमीरों को तो, रिच पीपल को तो और रिच करते जा रहे हैं, बट पुअर पीपल को हम और गरीब करते जा रहे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, हम सारा एक ही तरफ हम जोर लगा रहे हैं कि एक ही सेक्टर को या फिर एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को हम इसे दे रहे हैं, लेकिन जो पुअर पर्सन है उनको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो ये पुअर पीपल की परसेंटेज भी हमारा एज इट इज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिडर रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिलीव करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ग्रोथ के साथ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही सेक्टर को या एक ही ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल को वो फोकस कर रहा है कि मुझे इन्हीं को इनकम देनी है। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, वो एश्योर करता है कि हर एक तक इनकम पहुँचे, वेदर इट इज़ पुअर और रिच, एवरी वन शुड गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ हिज राइट ऑफ इनकम, ठीक है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रखता है कौन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ में। पॉइंट हमारे पास आता है इकोनॉमिक ग्रोथ मीन सस्टेन ग्रोथ इन नेशनल इनकम एंड आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जो बिना किसी रुकावट के नेशनल इनकम में और आउटपुट में, प्रोडक्शन में उसका जो है इंक्रीमेंट आता है, ठीक है।
लॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग हम देखें और बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम्स के एक सस्टेनेबल ग्रोथ, एक स्टेबल ग्रोथ हमारा आता है। तो ये नेशनल इनकम और आउटपुट में जो सस्टेनेबल ग्रोथ आती है उसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम दे देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अब क्या डेफिनेशन है ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग, ग्रोथ इन आउटपुट प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लस टेक्निकल चेंजेस प्लस इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ग्रोथ इन आउटपुट। आउटपुट में इनपुट मतलब होता है कि जो हम रॉ मटेरियल्स वगैरह डालते हैं अपनी प्रोडक्शन में, फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर प्रोसेस के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, हमारा आउटपुट जो निकलता है, ठीक है, तो उस आउटपुट की बात हो रही है। तो आउटपुट में फिनिश्ड गुड्स की, हमारे फिनिश्ड गुड्स जो है वो उसे हम आउटपुट कहते हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट आए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में वो भी दिखाऊंगी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का क्या मीनिंग है। यहाँ पे मैं आपको एज ए शॉर्ट अभी बता रही हूँ। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है कि हम एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, शेयर है हमारा नेशनली जितना भी शेयर है इनकम का एग्रीकल्चर का, वो तो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी सेक्टर का जो है शेयर वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। वी चेंज टू एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। हम एग्रीकल्चरल इनकम में या फिर उसका हम डिक्लाइन कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ओर बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी सर्विसेज। टर्शियरी में हमारा आ गया बैंकिंग वगैरह, और मैन्युफैक्चरिंग का आपको पता ही है इंडस्ट्रीज़ वगैरह। ठीक है। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल मतलब इम्प्रूवमेंट इन स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स। मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि हम उनकी स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं लेबर फोर्स की, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, नई मशीन्स ला रहे हैं, तो हम टेक्निकल चेंजेस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का मतलब हो गया यहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूशन इन गवर्नेंस एंड कैपिटल इन मनी मार्केट्स। मतलब कि हम ऐसे चेंजेस कर रहे हैं कि हम न्यू इंस्टीट्यूशन ला रहे हैं, ठीक है, मनी मार्केट हम ज़्यादा से ज़्यादा ला रहे हैं, और हम मनी फ्लो हम ज़्यादा कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन चारों के एडिशन से बनता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ इन आउटपुट, स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लस टेक्निकल चेंजेस प्लस इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली यूज टू इंडिकेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो जनरली ये टर्म जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की टर्म, ये हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक ग्रोथ का लाते हैं। ठीक है। ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें और डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो है डेवलप्ड। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो लाते हैं हम ज़्यादातर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ पे हम बात करें कि कितनी उन्नति हो रही है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लाते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हम लाते हैं कि कितनी उन्नति हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है कि कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितना उनका हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, और कितना प्रोग्रेस हुआ है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का, यहाँ पे ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट हमारे पास आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक प्लेस इन अ फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे वो जगह ले सकता है जहाँ पे हम बात करते हैं फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की। मतलब कि वहाँ पे वो एक मोनोपोली, हम जिस तरह से अगर कह लीजिए कि वो एक अकेला ही की मोनोपोली होती है, उसी कंट्री की जो भी मार्केट्स हैं सिर्फ वो ही देख रही हैं, किसी का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। तो फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़ीरो है, ज़ीरो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में अगर हम बात करें तो जो मार्केट है सिर्फ उन्हीं का शेयर है, उन्हीं का ही सब कुछ है, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं है। वो एज ए ओन अपनी तरफ से ग्रोथ कर रही हैं, उनको एज ए हेल्पिंग हैंड कहीं से नहीं मिल रहा है।
ठीक है। और गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज एसेंशियल फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है तो उनको इंटरफेरेंस की गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा ही होगा। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी अपना पढ़ा है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, एज ए हेल्पिंग हैंड आती है आगे, इकोनॉमी को डेवलप करने में, हेल्प करने में मदद करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ में। ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ इज़ इनकंसीवेबल। देखिए हमने देखा था कि ग्रोथ जो है पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये जो है एक पार्ट है, तो डेवलपमेंट हम देख ही नहीं सकते ग्रोथ के बिना, क्योंकि डेवलपमेंट का किससे बनता है? डेवलपमेंट हमने पीछे देखा ग्रोथ प्लस वेलफेयर से बनता है, तो ठीक है ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इसका। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इन ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ went almost exclusively to a privileged few. Vast majority of people remain unaffected by growth. देखिए अब ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट का जो बेनिफिट होता है, मतलब कि अगर ग्रोथ हो रही है लेकिन बिना डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट में क्या आता है? वेलफेयर ऑफ वेलबींग ऑफ पीपल आता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो रही है तो ये बिल्कुल ही बहुत ही कम मात्रा में लोगों को हेल्प करने वाला है। एक मेजर सेक्शन जो है वो अनइफेक्टेड रह जाएगा इससे, ठीक है। बहुत ही कम लोग फ़ायदा उठा पाएंगे ग्रोथ। सो ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज़ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पुअर कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये बेनिफिट करता है। इट एक्सक्लूड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ओके, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है इनके डिफरेंस का, ये हम देखते हैं। अ सस्टेन्ड राइज इन कंट्रीज जीएनपी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें सस्टेन राइज चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें सस्टेन राइज चाहिए, हमें लंबे समय के लिए हमें वो अपना राइज चाहिए इनकम में, तो फ़ायदा चाहिए कंट्री में, तो हमें क्या करना होगा? जीएनपी यानी ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, हमें वो रिक्वायरमेंट होगी उसकी, उसमें राइज करना बहुत ज़रूरी होगा। टू एक्सपेंड इट इंडस्ट्रीज, हमें क्या बढ़ाने के लिए? इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं हमारे, बैंकिंग्स वगैरह, इन सबको बढ़ाने के लिए हमें जीएनपी में राइज करना, कंट्रीज़ का जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को राइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसमें अगर हम सस्टेन्ड राइज करेंगे, लंबे समय से अच्छे से राइज करेंगे, विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो हमारा जो है इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, ट्रेड बढ़ेंगी, पब्लिक यूटिलिटीज़ बढ़ेंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बढ़ेगा, तब हमारा अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारे लास्ट में हमें सॉल्यूशन ऐसे बता दिया है हमको। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें जीएनपी को राइज करना है, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट हमें नहीं करना है, नो ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ओके, तो यहाँ हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का। ये यहाँ पे ये साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड ग्रोथ की थी और यहाँ पे राइट हैंड साइड डेवलपमेंट की थी। तो 8 पॉइंट्स तो आपको मस्ट लिखने हैं टू स्कोर बेटर इन एग्जाम्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गए हों। नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। सो वी बिगिन टू आवर लास्ट डेफिनेशन। तो ये देखिए गाइस, जो मैंने स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 करके पीछे आपको डिफरेंशिएशन में दिखाया 4th और 5th पॉइंट में, तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस और टेक्निकल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जो मैं बात कर रही थी, वो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी आप लोगों के लिए। आप इसे देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, समझाओ मैं पहले ही चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। ये हमारा लास्ट टॉपिक, ये लास्ट डेफिनेशन हमारी रहती है इस क्वेश्चन की, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा था कि क्वेश्चन में बात हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो हम वो डेफिनेशन देखेंगे। गाइस, क्वेश्चन में पूछा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो ही हमने ये आंसर करना है। ये 2 और 3 पॉइंट्स में हमने तभी आंसर करना है जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अदरवाइज इफ इट इज़ आस्किंग ऑफ एक डिफरेंशिएशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन वी हैव टू ड्रॉ द टेबल एज इट इज़, वो 8 पॉइंट्स वाला हमने फिर तब इसकी डेफिनेशन नहीं देनी है। तो आपको ये एनालाइज खुद करना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन व्हाट इज़ आस्किंग। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट विच डज नॉट कॉज ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज एट द सेम टाइम रिप्लेनिशिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सो गाइज वैसा डेवलपमेंट जो कि ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हद से ज़्यादा यूज़ कर देना रिसोर्सेज को, वो नहीं करता। वैसा डेवलपमेंट नहीं होता जो इस तरह का कॉज नहीं करता है, हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करता है रिसोर्सेज का, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एट द सेम टाइम रिप्लेनिशिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज की भरपाई करना जो पहले से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो पहले से ही लोगों ने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ कर दिए हैं, उसको भी हमें फुलफ़िल करना है, उसको भी हमें रिप्लेनिश करना है, रीयूज़ करना है, और हमें नए रिसोर्सेज को भी ओवर यूज़ नहीं करना। तो उसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन, कि हमें ओवर यूज़ नहीं करना रिसोर्सेज का, हद से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना, और हमें उसी समय जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें रीयूज़ भी करना है अच्छे से। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब एक और क्या मतलब निकलता है इसका, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि ऐसा हमने डेवलपमेंट करना है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे रहे हैं, और डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए एट प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम बिल्कुल ही स्वार्थी बनकर उसका यूज़ ना करें रिसोर्सेज का, हम आगे आने वाली जनरेशन का भी ख्याल रखें और उनको भी भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिले, अवसर मिले उन रिसोर्सेज का। ठीक है, हमें एज ए लिमिट हमें यूज़ करना है उन रिसोर्सेज का, उन चीज़ों का, उन गुड्स का, ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पूरा का पूरा मौका दें उस रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाने का। तो ये डेफिनेशन आप एक और बार फिर से रीड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है, जिसके 3-4 पार्ट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। आप 1-2 बार और रीडिंग लगाएंगे, आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, ताकि हम अगला लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यार अकेले अकेले क्यों पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों को भी पढ़ा लो। ठीक है, तो वैसे ही ओपन बुक एग्जामिनेशन है, चीटिंग करने का तो कोई वैसे भी कोई चांसेस नहीं है, आपका जैसा एग्ज़ाम्स में करते थे। तो उनको भी कहो ये वीडियो देखें, पढ़ें और एग्जामिनेशन अच्छे दें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल एंड बी सेफ। थैंक यू गाइस, बाय।